आज जो हमारा टॉपिक है, हम केएलएम 7th एडिशन से क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, स्प्लीन एंड पैंक्रियास। इसमें थोड़ा-सा पोर्शन मैं लिवर का भी शामिल करूँगा आज के इस क्लास के अंदर, ठीक है? तो ये सारे क्लिनिकल से मैं आपको गो थ्रू नहीं करवाऊँगा, कुछ चीज़ें आप लोगों के अपने सेल्फ स्टडी में आ जाएँगी। तो पहला टॉपिक है रप्चर ऑफ स्प्लीन। साथ-साथ मैं आपको गूगल पे इमेजेस भी दिखाता जाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बहुत सारे इमेजेस आपकी बुक में नहीं दिए गए। तो स्प्लीन जो है वो आप लोगों को पता है कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में पड़ी होती है। लेफ्ट रिब्स के बिल्कुल पीछे जो एरिया है वहां पे ये पड़ी हुई है, लेफ्ट हेमी डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है रिब्स के थ्रू, और 9 से 12th रिब जो है वो इसे कवर कर रही है फ्रॉम एंटीरियरली, फ्रॉम लेटरली एंड पोस्टीरियरली। अब कॉमनली यहाँ पर इंजरीज हो जाती हैं। अब दो तीन तरीके से यहाँ पे इंजरी होती है। मैं आपको इंजरी का सिर्फ मैकेनिज्म बता देता हूँ। नंबर वन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कार ड्राइव कर रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, पेशेंट जो है वो गिर जाता है, और सामने अगर बैम्बूज जा रहे हैं उसके ऊपर, किसी भी कार्ट के ऊपर, ये जो रेडियां होती हैं इसके ऊपर, या स्पोर्ट्स इंजरी, फुटबॉल खेल रहे हैं, किक मारी, किक लग गई यहाँ पे, ठीक है, रिब जो थी वो टूट गई, और वो जाके उसने रप्चर कर दिया स्प्लीन को। और स्प्लीन जो है वो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है। तो जब ये रप्चर होगा तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा। और आपको ये भी पता है, आपने फिजियोलॉजी की क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि स्प्लीन इज अ रेजर्वायर ऑफ ब्लड। ये कुछ ब्लड अपने अंदर स्पंज की तरह रखता है, कंटेन करता है ये। तो जब ये रप्चर होता है तो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है, इसे इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज कहते हैं। और जब बहुत ज्यादा हेमरेज हो जाता है तो क्या होगा, उससे शॉक में चला जाएगा पेशेंट, और पेशेंट उस शॉक की वजह से उसकी डेथ होती है। तो इसका जो मोटा मोटा जो साइन सिम्टम्स हैं, जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो किसी न किसी रप्चर, ब्रोकन रिब्स की वजह से आएगा, ठीक है। उसके साथ उसको पेन भी होगी, और साथ उसको सीवियर किस्म की ना उसको शॉक के वो चल रहे होंगे, साइन सिम्टम्स चल रहे होंगे। तो वो आप अपने क्लिनिकल वार्ड्स में जाके देखेंगे कि ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। ये सर्जिकल इमरजेंसी में आता है ये, और बहुत कॉमन है ये। ये क्रिकेट की हार्ड बॉल जो होती है वो लग जाती है यहाँ पर स्प्लीन के साइड पे, जब जिन्होंने वो नहीं पहना होता, गार्ड नहीं पहना होता, ठीक है। तो ये वो पेशेंट आते हैं, फुटबॉल जो खेल रहे होते हैं उनकी किक लगी होती है, ये पेशेंट अक्सर आपके पास प्रेजेंट करेंगे। तो रप्चर स्प्लीन थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब जब चीज रप्चर हो जाती है, स्प्लीन रप्चर होगी, तो उसको हमने सर्जिकली अब हमने रिमूव करना है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टमी। जब इस स्प्लीन को हम रिमूव करेंगे, उसके तमाम लिगामेंट्स को देखेंगे जिससे वो अटैच्ड है। वो अटैच है लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम से, वो अटैच है स्टमक से, वो नीचे अटैच है किडनी से, लेफ्ट किडनी से, और वो एक लिगामेंट से अटैच है जो लेफ्ट साइड पे डिसेंडिंग कॉलन बनता है, ठीक है। लेफ्ट फ्लेक्सर जो होता है ना कॉलन का, ये उसके साथ अटैच है थ्रू लिनोडीनल लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट, ठीक है। इस तरह के लिगामेंट्स के आपने नाम पढ़े होंगे। तो वो सारे के सारे लिगामेंट्स को हम लोगों ने रिमूव करना होता है, और इसकी जो स्प्लीनिक वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनको हमने लाइगेट करना होता है। तो इसको हम जब पूरी स्प्लीन को हम रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा सिर्फ ब्लीडिंग पार्ट है उसका, अगर रप्चर हो गई है और थोड़ा सा हिस्सा रप्चर हुआ है, अगर हम सिर्फ वही रिसेक्ट आउट करते हैं, डाइसेक्ट आउट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सब टोटल या पार्शियल स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। तो कंप्लीट होती है तो उसे हम टोटल स्प्लीनेक्टमी बोलते हैं, और अगर हम उसे थोड़ा सा काटें तो उसे हम पार्शियल या सब टोटल स्प्लीनेक्टमी कहते हैं। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसकी वजह से स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है, अदर देन रप्चर ऑफ द स्प्लीन। वो क्या क्या है? एक ऐसी कंडीशन, ये आपसे सर्जरी में पूछा जाएगा, आप जब वार्ड्स में जाएंगे तब आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ टोटल स्प्लीनेक्टमी। पूरी स्प्लीन रिमूव करनी है, क्यों करनी है? और उसकी एक तो हेमरेज है, यानी कि वो तबाह बर्बाद हो गई, रप्चर हो गई।
रप्चर के अलावा भी 2-3 किस्में हैं जिसमें हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। ऐसे पेशेंट जो हीमोफिलिक है, जिनका ब्लड जो है वो प्लेटलेट्स कम होते हैं, जिन लोगों में प्लेटलेट्स की कमी होती है उनमें स्प्लीन को हम रिमूव कर देते हैं। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर स्प्लीन जो है उसका फंक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, हाइपर स्प्लीनिज्म हो गया, उसमें हम इसको रिमूव कर देते हैं। तीसरी चीज ऐसी जिसमें कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स की डिजीज हो जाए, ल्यूकीमिया हो जाए, ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया लिखा हुआ आपके इसमें, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं। अब एक टर्म आपने देखी है, स्प्लीनोमेगैली। जब भी किसी चीज के साथ मगैली लगेगा, इसका मतलब है इनलार्ज इन साइज। अब ये दूसरी टर्म स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है, ये भी एनाटॉमिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी रोज केस आप अपनी डेली प्रैक्टिस में देखेंगे। सबसे कॉमन चीज ये है क्योंकि जो पोर्टल वेनस सिस्टम है, आपने पोर्टल वेन पढ़ ली होगी, पोर्टल वेन के अंदर कोई वेल्व नहीं है। तो जब भी प्रेशर जो है वो आगे इंक्रीज होगा, इंफीरियर वेना केवा में जब वो ड्रेन करेगी या पोर्टल वेन जब लिवर में जाएगी, वहां पर अगर लिवर सिरोसिस होगा या वहां प्रेशर ज्यादा होगा, तो ब्लड फ्लो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, वापस स्प्लीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा वेन से। उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये एक रिजर्वायर है, ये एक स्पंज है, तो अपना साइज ये इनलार्ज करना शुरू कर देती है। जब भी इसका साइज इनलार्ज होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली। दूसरी ऐसी कुछ डिजीजेज होती हैं जो स्प्लीन का साइज इनलार्ज करती हैं, आपकी इस बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे मलेरिया, बच्चों को मलेरिया होता है, उसमें भी स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। बाकी 2-3 चीजें इसमें भी पैराग्राफ में लिखी हुई हैं स्प्लीन के बारे में कि स्प्लीनोमेगाली क्यों होती है। तो ये स्प्लीनोमेगाली जब बहुत ज्यादा होती है और स्प्लीन का फंक्शन बहुत ज्यादा एनहांस होता है, तो उस सूरत में भी हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी स्प्लीनेक्टमी और स्प्लीनोमेगाली के बारे में। अच्छा, अभी एक एसेसरी स्प्लीन है, और स्प्लीन्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये एक एसेसरी फॉर्मेशन है, इट लुक्स लाइक अ लिम्फ नोड, ठीक है। हमें ऐसे ही लगता है जैसे लिम्फ नोड्स पड़े हुए, हालांकि वो लिम्फ नोड्स नहीं होते, समटाइम्स वो एसेसरी स्प्लीन्स होती हैं, छोटी छोटी पड़ी होती हैं, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे पड़ी होती हैं। अक्सर तौर पे देखा गया है कि ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट्स के पास पड़ी हुई है या पेंक्रियाज के पास पड़ी हुई है, टेल के पास। होता ये है कि ये एक्सीडेंटली हमें पता चलता है, सडनली स्प्लीनेक्टमी कर रहे थे, पेशेंट को अनीमिया था, हमने कहा स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं ताकि उसका जो अनीमिया है वो सेटल हो जाए किसी भी तरीके से। तो समटाइम्स हम वो स्प्लीन जो है एसेसरी पड़ी होती है, अपना फंक्शन प्ले कर रही होती है, हम बड़ी स्प्लीन निकाल देते हैं, एसेसरी स्प्लीन निकालते नहीं, वो अनीमिया सेटल नहीं होता, तो बाद में पता लगता है कि इसमें एसेसरी स्प्लीन पड़ी हुई, जिनको हमने लिम्फ नोड समझ लिया। तो सीटी स्कैन के अंदर ये चीजें हमें क्लियरली पता चल जाती हैं। हम सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआर करवाते हैं, तो हमें उससे ही पता चल जाता है। जब हम एक्सप्लोर करते हैं, लेप्रोटमी करते हैं स्प्लीनेक्टमी करने के लिए, तब हमें वैसे विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये स्प्लीन ही पड़ी हुई है। तो ये इसकी थोड़ी सी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थी। फिर स्प्लीन की एक और चीज है, स्प्लीनिक नीडल बायोप्सी एंड स्प्लीनोपोर्टोग्राफी। स्प्लीन की बायोप्सी तब की जाती है जब हमें शक हो कि यहाँ पर कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी हुई है या यहाँ पर कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने उसकी बायोप्सी करनी है। अब दो तरीके, या तो ओपन बायोप्सी हो, पूरे का पूरी लिथोटमी की जाए, पूरा पेट खोला जाए, उसमें से स्प्लीन निकाली जाए, उसमें से उसकी बायोप्सी ली जाए। इट्स वेरी वास्ट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर। दूसरा शॉर्टकट और अच्छा मैकेनिज्म और मैनूवर ये है कि फाइन नीडल बायोप्सी की जाए इन अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या सीटी स्कैन गाइडेंस के थ्रू। सीटी गाइडेड या अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेड जो है वो बायोप्सी की जाती है। इसकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हैं वो कैसे की जाती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एक खास एंगल से हम जाएं तो हम रप्चर कर बैठेंगे, किस चीज को, डायाफ्राम को। और अगर हमने वहां पर डाई इंजेक्ट करके उसकी रेडियोग्राफी इमेजिंग करनी है, तो वो डाई जो है वो गलत जगह पे चली जाएगी। और वो गलत जगह कौन सी है, जो डायाफ्राम और प्लूरल स्पेस है, वो वहां चली जाती है, उसकी वजह से प्लूराइटिस हो जाता है और बड़ी इन्फ्लेमेशन होती है। ये बड़ी कॉमन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है।
जब भी हम स्प्लीनोपोर्टोग्राफी करते हैं, पोर्टल वेन की हमने जब देखनी होती है, या बायोप्सी करते वक्त डायफ्राम को या प्लूरा को रप्चर कर देते हैं तो एट्रोजेनिक हो जाता है पेशेंट, यानी कि उसकी वो क्या कहते हैं प्लूरा रप्चर हो गया तो उसमें सारी एयर लीक आउट होनी शुरू हो गई, लंग कोलैप्स कर देता है बाल दफा। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके लिए हमें बहुत विजिलेंट होना पड़ता है इस काम को करने के लिए। तो यहां तक थी हमारी स्प्लीन की क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें इंटरेस्टिंग है। ये भी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में चीज आती है कि ब्लॉकेज ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला एंड पैंक्रियाटाइटिस। तो ये होता इसमें क्या है और इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी और पैथोएनाटॉमी क्या है, इसमें आप चीज एक जहन में रखें। यहाँ पे स्टोन्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। और स्टोन्स कौन से, जो गॉल ब्लैडर में बने होते हैं। अब गॉल ब्लैडर का जो आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी उसमें आपने देखा होगा उसका एक हार्टमैन्स पाउच है, उसका एक क्या कहते हैं नेक है, उसकी एक सिस्टिक डक्ट है। वो सिस्टिक डक्ट जो है आगे जाकर जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ जाके मिलती है, यूनियन होता है उसका, और उसके बाद वो बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो नीचे की तरफ आती है और एक अम्प्यूला ऑफ वेटर है जहां पर हेपेटोपैंक्रियाटिक अम्प्यूला, जहां पर ओपनिंग होती है ड्यूडेनम के अंदर। इन द सेकेंड पार्ट, जो डिसेंडिंग पार्ट है ड्यूडेनम का, मीडियल वॉल के ऊपर वो जाके ओपन होता है। अच्छा, समटाइम्स स्टोन्स जो हैं वो उसके ल्यूमन के साइज से छोटे होते हैं, गाल स्टोन्स। तो जब खाना खाते हैं गाल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बाइल की स्क्रीशन जो है वो डोडेनम के अंदर भेज सके। मीनवाइल एक स्टोन अगर उसमें से साइज, छोटे साइज का स्टोन है, वो भी पास आउट होगा उस दौरान, ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करता हुआ जो अम्प्यूला था जहां पर पेंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन हो रही है और जहां पर आपकी सीबीडी भी ओपन हो रही है, वो वहां जाकर लॉज हो जाएगा और फंस जाएगा। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी ना इमेज दिखाता हूँ गूगल के अंदर। आपको मैं गूगल के अंदर ये दिखाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज आएगी इसके अंदर, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये स्टोन जो है वो लॉज कैसे होता है। मीनवाइल आप इसकी ये रीडिंग कर सकते हैं, आपकी जो बुक है, लेकिन वो मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की हुई है इस वक्त, ताकि मैं गूगल के ऊपर वो इमेज आपके लिए अच्छे से सर्च कर सकूं। और इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक दफा स्टोन जो है यहाँ पर लॉज हो जाए तो क्या होगा, उसकी वजह से जो स्क्रीशंस होंगी वो डोडेनम के अंदर नहीं आ सकेंगी, वो रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, और उस रिवर्सल की वजह से ऑटोफेजी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो पेंक्रियास के अपने जूसेस थे वो खुद ब खुद ऑटो डाइजेशन शुरू कर देंगे पेंक्रियास की, तो पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा सीवियर किस्म का। और पेशेंट जो है वो इस पेंक्रियाटाइटिस की वजह से सेप्टिक शॉक में चला जाएगा। बड़ा खतरनाक शॉक होता है ये। उस शॉक के नतीजे में पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और ये बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इस चीज की। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे ही गाल स्टोन्स आए तो आप इन्हें इजी ना लें, ठीक है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये आपको गूगल इमेज शो हो रहा होगा यहाँ पर, जिसके अंदर ये मैंने आपको दिखाया है कि ये गाल ब्लैडर है, ये उसकी सिस्टिक डक्ट है, ये हेपेटिक डक्ट है, और ये वो एरियाज हैं जहां पर स्टोन जो है वो लॉज हो सकता है, खासतौर पे ये वाला एरिया। तो जब इस एरिया में स्टोन जाके फंस जाएगा तो यहाँ से जब बाइल आएगा वो भी रिवर्स करेगा, तो जब वो रिवर्स करेगा तो वो पेंक्रियास को खा जाएगा। यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आ रहे हैं, ठीक है, वो भी रिवर्स हो जाएंगे और वो भी पेंक्रियास को ऑटोफेजी शुरू कर देंगे। पेंक्रियाटाइटिस बड़ा सीवियर किस्म का होगा और पेशेंट बहुत तकलीफ में होगा। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉकेज ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला एंड पैंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडस आती है। ये चीज अब जहन में रखनी है आपने, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडस। उसमें क्या होगा कि जब बाइल जो है वो फ्लो नहीं कर रहा तो वो ब्लड में शामिल होना शुरू हो गया, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, वो स्टूल में पास नहीं हो रहा, वो यूरिन में पास नहीं हो रहा। उसकी वजह से पूरे का पूरा इंसान का रंग पीला जर्द हो जाएगा, डार्क।
बहुत ही ज्यादा गहरा पीला। जब वो हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CBD, common bile duct, or hepatopancreatic ampulla due to the stone. It may be due to cancer, मे बी यहाँ पर कोई ट्यूमर भी हो सकता है, लेकिन जो स्टोन्स हैं वो ज्यादातर मिलते हैं, आमतौर पे मिलते हैं स्टोन, और उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस भी हो रहा होता है। तो दीज स्टोन्स आर वेरी डेंजरस, स्पेशली द स्मॉल स्टोन्स। जो छोटे स्टोन्स है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, वो पास आउट हो रहे होते हैं। जो बड़ा स्टोन है वो गॉल ब्लैडर के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि गॉल ब्लैडर रप्चर हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनल। अब क्या होगा, एक तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस है, दूसरा उसको पैंक्रियाटाइटिस चल रही है, तीसरा वो शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है। अब इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय द मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स। इसको हम देखते हैं, सबसे पहले जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है हम निकालते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम देखते हैं कि स्टोन्स पड़े हुए हैं, उसकी हिस्ट्री है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, CBD का साइज डायलेट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाइल वापस जा रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है। तो CBD इंट्राहेपेटिक बाइलरी डक्ट्स आर डायलेटेड ऑलवेज इन अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके बाद स्कैन किया मैंने, उसके बाद मैंने उसको भेज दिया कहां पर, जाओ बेटा जाके तुम ERCP करा के आओ। ERCP ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। कैमरा डालते हैं हम मुंह के जरिए, ठीक है, इसोफेगस में गए, इसोफेगस से नीचे आए स्टमक में, स्टमक से गए हम सीधा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम में, और फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम से आए हम सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनम में, जहां पर एम्प्यूला पड़ा, ठीक है। उसके बाद वहां पर हमने एक छोटी सी डाई भी इंजेक्ट कर दी और उसकी हमने इमेजिंग भी ले ली। समटाइम्स हमने आंखों से ही देख लिया कि अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, और इसी के थ्रू हम लोगों ने उस स्टोन को पहले डायग्नोस्टिक काम किया, अब हम थेराप्यूटिक काम करने लगे। हम वॉश करने लगे हैं CBD को, पैंक्रियाटिक डक्ट को, थ्रू ERCP। दैट इज द डायग्नोस्टिक मैनूवर एज वेल एज थेराप्यूटिक, ठीक है। तो ये देखें, ये पूरा एक एंडोस्कोप है, ठीक है। ये आपकी KLM के अंदर ये डायग्राम, माउस पॉइंटर को मुझे जरा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और यहां से उसका एक छोटी सी नीडल है, उसके आगे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा इसमें भी लगा हुआ है, ये डुडनोस्कोप है। तो ये देखें, ये लेबल किया गया, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जा रही है, पैंक्रियाज है, और ये देखिए कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। इसको बाइल डक्ट के नाम से उसने लेबल किया है। थोड़ी सी एक्सेसरी एक पैंक्रियाटिक डक्ट भी आई हुई है। तो यहां से यहां तक ये CBD बन गई, और उसके आगे सिस्टिक डक्ट है और कॉमन हेपेटिक डक्ट है। तो ये पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है। इसकी तस्वीर मैं आपको गूगल इमेजेस पे दिखाता हूं अभी। क्यों भी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए यहां तक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? जी सर। सिर्फ Yes, एक sir. एक स्टूडेंट। Yes, sir. चलें, मैं आपको ERCP का एक प्रोसीजर दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ बल्कि आपको, अच्छा सा कि हमें इमेजिंग ये कैसे नजर आती है। पहले तो आपको मैं दिखाऊंगा प्रोसीजर, कैसे कैमरा जो है वो इंसर्टेड है और कैसे उसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं। सर अगर इसकी कोलिसिस्टेक्टमी हो जाए या जल्दी ट्रीटमेंट करा लें तो अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन को? नहीं, हम रूल जो है वो ये है कि अगर पेशेंट को, हाँ, अगर पेशेंट को स्टोन लॉज्ड है तो हम कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करेंगे, हम पहले उसकी CBD को क्लीन करेंगे थ्रू ERCP। ERCP से अगर एक दफा क्लीन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस जो है वो रिलीज हो जाती है, स्टोन पास आउट हो जाते हैं, और गाल स्टोन्स गाल ब्लैडर में मौजूद हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द कोलिसिस्टेक्टमी। अगर गाल ब्लैडर में से एक ही स्टोन था और वो पास आउट हो गए, इधर लॉज हो गए, देन ERCP के थ्रू ही हम इसे कर देंगे रिमूव। अदरवाइज अगर स्टोन रिमूव नहीं किया हमने, यहाँ से जो लॉज था, CBD के अंदर पड़ा हुआ था स्टोन, ठीक है, या इस जगह फंसा हुआ था, और हमने वहां से गाल ब्लैडर को जनाब हमने रिमूव भी कर दिया, तो वहां पर बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। कोलेंजाइटिस हो जाएगा, CBD की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और CBD की इन्फ्लेमेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इन दैट कंडीशन। लेप्रोटमी करनी पड़ती है और बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसीजर है। पेशेंट की ज्यादातर अक्सर टेबल डेथ भी हो जाती है, यानी कि ऑपरेशन टेबल, थिएटर के टेबल में थिएटर डेथ हो गई। तो ये देखिए,
ये एक इमेज आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए एंडोस्कोप है, ठीक है। ये पाइलोरस का एरिया आ गया इसका, ये स्फिंक्टर आ गया। उसके बाद ये डोडेनम का फर्स्ट पार्ट, ये डोडेनम का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट से ये देखें छोटी सी एक जो है वो एक नीडल सी है जो इसको क्लीन करने के लिए। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ERCP, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। इसकी जो इमेजिंग है वो कुछ ऐसे होती है, ये देखिए, ये ERCP इमेजिंग है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप अपने हाथों से ये चीजें परफॉर्म कर रहे होगे अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो इंशाल्लाह। तो आपका जो बेसिक नॉलेज सेकेंड ईयर MBBS का है ये चीज आपके काम आएगी उस वक्त, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो ये था ERCP। देखिए आप लोगों ने एक डिजीज पढ़ी, उसके बाद उसकी डायग्नोस्टिक्स पढ़ी, और अब आपने उसकी ट्रीटमेंट भी पढ़ी। दैट्स व्हाट आई नीड टू गिव यू इन टुडेज लेक्चर। यही तो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको ये चीजें आ जाएं, समझ आ जाए। अच्छा, अब कुछ अनोमलीज आ जाती हैं, कुछ एक्सेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू है, ये आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लेंगे। एक्सेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू जो है वो क्या होता है, एक्टोपिक क्या होता है। एक्टोपिक मींस कि अपनी असल जगह पे नहीं है। और मैं आपको सिर्फ एनाटॉमिकली ये बता सकता हूँ कि इस वक्त इस लेक्चर में कि ये ज्यादातर जो है वो स्टमक में, डोडेनम में, इलियम में और इलियड डाइवर्टिकुलम के पास पड़ा हुआ होता है। ये तीन जगह पे होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसमें से कभी भी कोई क्वेश्चन आया, हाँ MCQ आ सकता है, तो आप बता दीजिएगा कि ये मोस्ट कॉमन प्लेसेस है, स्टमक, डोडेनम और इलियम। अच्छा, एक अब ये लफ्ज है पैंक्रियाटेक्टमी या पैंक्रियाटमी भी बोलते हैं इसे हम। अच्छा, ये क्या चीज है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम सर्जिकली पैंक्रियाज को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें डिटेल्स में जाने की इतनी इतनी जरूरत नहीं है। ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, रप्चर ऑफ पैंक्रियाज। इसमें जाने से पहले, ठीक है, अब बात आती है पैंक्रियाटिक कैंसर की। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर और बाइलरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में बताता हूँ कि थोड़ी सी रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि एग्जैक्ट वर्ड्स आपको जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको समझ आ जाए। A cancer involving the pancreatic head accounts for the most cases of extrahepatic obstruction of the biliary duct। जैसे मैंने पहले अपने आपको बताया था कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कैंसर की वजह से भी होती है। और वो कौन सा कैंसर है? हेड ऑफ द पैंक्रियास। Because of the posterior relationship of the pancreas, cancer of the head often compresses and obstructs the bile duct or the hepatopancreatic ampulla. This cause obstruction resulting in the retention of bile pigments, enlargement of the gallbladder and obstructive jaundice। जैसे मैंने पहले बताया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होती है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वो क्या चीज है जी? इज द येलो स्टेनिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड कंजक्टिवा बाय द सर्कुलेटिंग बाइल पिगमेंट्स। मैंने आपको पहले ये बताया। अब क्या होगा? मोस्ट पीपल विद पैंक्रियाटिक कैंसर हैव डक्टुलर एडिनोकार्सिनोमा। इसको अंडरलाइन कर लें कि कौन सी टाइप का कैंसर कॉमन है। हेड में होता है और ये इसके अंदर डक्टुलर एडिनोकार्सिनोमा, डक्ट्स का कार्सिनोमा बेसिकली, ठीक है। Severe pain in the back is frequently present. Cancer of the neck and the body of the pancreas may cause hepatic portal or inferior vena cava obstruction because of the pancreas overlies these large veins। यहाँ से क्वेश्चन एनाटॉमी के अंदर ये आता है कि व्हाट आर द क्लिनिकल causes, give the clinical causes of the obstruction of the ये क्या नाम है, हेपेटोपेंक्रियाटिक जो डक्ट है वो, CBD की ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और पोर्टल वेन या इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है इन सीए ऑफ क्या कहते हैं, पैंक्रियास। तो ये क्वेश्चन एक सिनेरियो बन के आता होता है, इसकी तैयारी आपने यहां से करनी है। द पैंक्रियास एक्सटेंसिव ड्रेनेज टू द relatively inaccessible lymph nodes and the fact that pancreatic cancer typically metastasis to the liver early via hepatic portal vein, making surgical resection of the cancerous pancreas nearly futile। बात वो ये कर रहा है कि सबसे कॉमन इसकी जो मेटास्टेसिस है वो लिवर है, ठीक है। वंस द मेटास्टेसिस हैव बीन अकर्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दैट पैंक्रियास सर्जिकली। तो उसको हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के थ्रू हम डील करते हैं।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा।